Good morning, students. I hope you are well at your side. Today we will continue our chapter number 1 of the history, the rise of nationalism in Europe, and we discussing about the a new conservatism after 1815. So conservatism is a political philosophy that stressed the importance of traditions, establishment, instructions, institutions and customs and preferred gradual development to quick change. तो कंजर्वेटिज्म वो आइडियाज़ हैं, वो फिलॉसफी है जिसमें जो पहले से स्थापित इंस्टीट्यूशंस हैं, कस्टम्स हैं, उन्हीं पर जोर देता है, पहले से चली आ रही परंपराओं पर ही जोर देता है और तेज बदलावों के बजाय वह धीरे धीरे डेवलपमेंट को प्रायोरिटी देता है। अर्थात कंजर्वेटिज्म जो पुरानी सोच चली आ रही है उसी सोच के अकॉर्डिंग चलते हैं। जैसा सिस्टम पहले से ट्रेडिशंस एंशिएंट टाइम से चला आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग वो चलना चाहते हैं। वो सडन चेंज नहीं लाना चाहते, धीरे धीरे स्लोली वो चेंज लाना चाहते हैं। तो फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815, यूरोपियन गवर्नमेंट वर ड्राइवन बाय ए स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म। तो जैसे ही नेपोलियन हारा तभी से जो यूरोपियन गवर्नमेंट है वो कंजर्वेटिज्म की भावना से चलने लगी। कंजर्वेटिव्स बिलीव्ड दैट एस्टैब्लिश्ड ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी like the monarchy, the church, social hierarchies, property and the family should be preserved. Most conservatives, however, did not propose a return to the society of pre-revolutionary days. तो जो कंजर्वेटिज्म एक आइडियाज था। कंजर्वेटिज्म क्या चाहते थे कि जो पुरानी चीज़ें चली आ रही हैं, पुरानी परंपरा चली आ रही है, उसी के अकॉर्डिंग हमें आगे चलना है। However, did not propose a return to the society of pre-revolutionary days. Rather, they realized from the change initiated by Napoleon, the modernization could in fact strengthen traditional institutions like the monarchy. तो वो monarchy की तरह के सिस्टम को ही फॉलो करना चाहते थे। It could make state power more effective and strong. और उनका ये मानना था कि इसकी जो मोनार्की सिस्टम से स्टेट पावर हैं दैट आर मोर इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग, ए मॉडर्न आर्मी, एन एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, ए डायनामिक इकोनॉमी, द एबोलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म एंड सर्फडॉम कुड स्ट्रेंथन द ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज ऑफ यूरोप। तो ये चीज़ें जो हैं मॉडर्न आर्मी में एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, डायनामिक इकोनॉमी, एबोलिशन ऑफ फ्यूडल सिस्टम and serfdom could strengthen the autocratic monarchy of the Europe. In 1815, representatives of the European powers, Britain, Russia, Prussia and Austria, who had collectively defeated Napoleon, इन सब ने मिलकर के ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया ने 1815 में नेपोलियन को हराया। मीट एट वियना टू ड्रॉ अप ए सेटलमेंट फॉर यूरोप, और यूरोप के सेटलमेंट के लिए वियना में वो इकट्ठे हुए। द कांग्रेस वॉज होस्टेड बाय द ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मैट्रिंच। द डेलीगेट्स ड्रू अप द ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815। तो ट्रीटी ऑफ वियना क्या थी कि जब 1815 में जो नेपोलियन बोनापार्टी था वो नेपोलियन बोनापार्टे को ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, प्रूशिया और रशिया की आर्मीज ने हरा दिया। उसके बाद यूरोप के सेटलमेंट के लिए एक ट्रीटी हुई और उसी का नाम ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815 with the object of undoing most of the changes that had come about in Europe during the Napoleonic War. तो नेपोलियन वॉर में जो चेंजेस हुए और उनके जो चेंजेस थे उन चेंजेस पर
ऑब्जेक्ट किया गया, ऑब्जेक्शन किया गया। द बर्बन डायनेस्टी विच हैड बीन डिपोज्ड ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन वॉज रिस्टोर्ड टू पावर। जो बर्बन डायनेस्टी थी वो जिसकी पहले पावर कम हो गई थी, अब उसने अपनी पावर को रिस्टोर कर लिया। ए सीरीज एंड फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज इट हैड एंशेंट अंडर नेपोलियन। और फ्रांस में जो नेपोलियन के अंडर में टेरिटरीज थी वो भी उनसे चली गई। ए सीरीज ऑफ स्टेट्स वर सेट अप द बाउंड्री ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर। और फ्रांस की बाउंड्रीज को ब्लॉक कर दिया गया ताकि फ्यूचर में वो एक्सपेंशन ना कर सके। Thus, the kingdom of the Netherlands, which included Belgium, was set up in north and Geneva was added to Piedmont in the south. Prussia was given important new territories on its western frontiers, while Austria was given control of northern Italy. तो ये जो ट्रीटी ऑफ वियना हुई, इनमें इन कंट्रीज के अंडर में कुछ पार्ट दिया गया, कुछ टेरिटरी इनको कंट्रोल के लिए दी गई। बट द जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स दैट हैड बीन सेट अप बाय नेपोलियन वाज लेफ्ट अनटच्ड इन द ईस्ट। जो 39 स्टेट्स थे, नेपोलियन ने जो बनाई थी एक यूनियन, उसको ट्रीटी ऑफ वियना में नहीं छेड़ा गया। रशिया वॉज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड while Prussia was given a portion of Saxony. The main intention was to restore the monarchies that had been overthrown by Napoleon. तो मोनार्की सिस्टम था, जब नेपोलियन पावर में आया तो उसने मोनार्की को डिक्टेटरशिप में चेंज कर दिया, एबोलिश कर दिया। अब जब ट्रीटी ऑफ वियना हुई तो सभी कंट्रीज ने वापस से मोनार्की सिस्टम को रिस्टोर करना स्टार्ट किया। उनका इंटेंशन था जो डिफरेंट पावर्स को, ये उसकी पावर को कम करने के लिए इन्होंने जो टेरिटरी डिवाइड की थी, बांट ली थी, उसके पीछे इंटेंशन यही था कि वो मोनार्की को रिस्टोर करना चाहते थे एंड क्रिएट ए न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप। और धीरे धीरे चाहते थे कि एक नया कंजर्वेटिव ऑर्डर है वो फॉलो हो। Conservative regimes set up in 1815 were autocratic. They did not tolerate criticism and dissent and sought to curb activities that questioned the legitimacy of autocratic government. Most of them imposed censorship laws to control what was said in newspapers, books, plays, and songs and reflected the ideas of liberty and freedom. तो इन्होंने ही सेंसरशिप का आइडिया दिया था कि जो न्यूज़पेपर्स, प्रेस हैं, उनके ऊपर जो न्यूज़ हैं वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाने पर उनको एबॉलिश किया जाए। एसोसिएटेड विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, द मेमोरी ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन नॉर्थलेस continued to inspire liberals. One of the major issues taken up by the liberal nationalists who criticized the new conservative order was freedom of the press. तो धीरे धीरे जो लिबरलाइजेशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से जो लिबरलाइजेशन हुआ, उसके थ्रू प्रेस के ऊपर से फ्रीडम ऑफ द प्रेस थी उसको वापस से रिस्टोर किया गया और जो सेंसरशिप थी धीरे धीरे उसको हटाया गया और कंजर्वेटिव ऑर्डर में फ्रीडम ऑफ द प्रेस दी गई थी। So these are the conservative ideas of the nationalism in the Europe.